हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 इसको देखेंगे, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुल 51 धाराएं हैं और इन 51 धाराओं से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश पीसीएजी की परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करें। इसके साथ इस प्रकार से आपका एक बेहतरीन जो तैयारी है इस अधिनियम की हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इसमें हमारे वीडियो के माध्यम से ही सारे प्रश्न जो है आपको कवर हो जाएं, एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता न पड़े। इसके पहले जो है हमने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की जो वीडियो की सीरीज है उसमें 4 पार्ट में हमने वीडियो को अपलोड किया है। आप उसको देखें और उम्मीद है कि जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ भी हमने 200 प्रश्नों का कलेक्शन 4 पार्ट में दिया है। आप उसको देखिए और उसको तैयारी को बेहतर कीजिए। इसके साथ-साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेजर एक्ट जितने हैं, उनके जो एमसीक्यूज़ के रूप में वीडियो हैं, वो मिल जाएँगे। आपकी प्री की तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और प्री का जो टेस्ट है, वो रुकेगा नहीं, इतना हमारा दावा है। आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को और यहाँ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली है? तो राष्ट्रपति की अनुमति जो है, इस अधिनियम को कब मिली है? तो यह जो है 25 दिसंबर 1961 25 दिसंबर 1961 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? तो यह पहली बार 30 दिसंबर को प्रकाशित हुआ है। और अनुमति इसे कब मिली है? तो अनुमति मिली है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को इसकी अनुमति मिलती है और 30 दिसंबर को अर्थात 5 दिन बाद इसको जो है मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। तो इस अधिनियम के जो प्रावधान है वह कहाँ-कहाँ लागू होंगे और इसके बारे में जो प्रावधान है यह जो है धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि ये इसके जो प्रावधान है वहाँ कहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो इसके लिए जो है हम धारा 1 को देखेंगे और 1 का जो तीसरा खंड है वहाँ पर यह दिया गया है कि इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं उन क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जो सबसे पहले जो प्रथम अनुसूची में जो है विनिर्दिष्ट हैं। तो इसका तात्पर्य है कि यह विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में लागू होगा सबसे पहले। अब वो प्रश्न अगर दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कहाँ लागू होगा, उसके बाद किन क्षेत्रों में लागू होगा। लेकिन धारा 1 का जो तीसरा खंड है इसको आप देखेंगे तो इसमें यह लिखा हुआ है कि सबसे पहले यह विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में लागू होगा। जबकि धारा 3 को देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम के जो प्रावधान है वह कहाँ पर लागू नहीं होंगे, उसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम का विस्तार है। तो इस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक होगा, इसके बारे में प्रावधान धारा 1 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। अर्थात दूसरे खंड में इसको बताया गया है कि इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण मध्य प्रदेश है। तो पहला विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम प्रथमतः किन क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा? तो धारा 1 के खंड 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह प्रथमतः उन क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जो कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। अब जब प्रथम अनुसूची को आप देखेंगे तो वहां पर कुल 43 स्थानों का नाम का जिक्र किया गया है और अलग अलग स्थान हैं, नगर हैं वहां पर या नगर पालिकाएं हैं, तो वहां पर यह सबसे पहले लागू होगा। उसके बाद जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और जगहों पर लागू होगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करने के लिए है। तो पहला है स्थान। तो इसकी परिभाषा जो कि परिभाषाएं जो है धारा 2 के अंतर्गत दी गई हैं। धारा 2 जो है परिभाषा से संबंधित है। तो पहली परिभाषा जो है 2A के अंतर्गत दी गई है स्थान की। उसके बाद आता है भूस्वामी। तो भूस्वामी की जो परिभाषा है 2B के अंतर्गत दी गई है। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, इसकी जो परिभाषा है वह दी गई है 2F के अंतर्गत, च अर्थात F के अंतर्गत। और मानक भाड़ा, तो मानक भाड़े का जो प्रावधान है यह दिया गया है 2J के अंतर्गत। यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, स्थान से अभिप्रेत है। तो स्थान से यहाँ पर क्या अभिप्रेत है, क्योंकि स्थान की जो परिभाषा है वह दी गई है धारा 2A के अंतर्गत। 2A के अंतर्गत स्थान की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इसमें ऐसी कोई भूमि आती है जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में न लाई जा रही हो।
तो वह भी स्थान समझी जाएगी इस अधिनियम के लिए। दूसरा है कि ऐसा कोई फर्नीचर जो ऐसे भवन में उपयोग में लाए जाने के लिए भूस्वामी के द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पर कोई फर्नीचर है जो भवन में के उपयोग में लाने के लिए खरीदा गया है, तो वह भी स्थान से अंतर्गत आएगा। ऐसे भवन या भवन के भाग से अनुलग्न मैदान, उद्यान, गैराज, उपगृह, तो यह सभी जो है स्थान के अंतर्गत आएंगे। और इस अधिनियम के अंतर्गत चूंकि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम जो है एकोमोडेशन, इसके अंतर्गत यह स्थान समझे जाएंगे। नेक्स्ट है स्थान में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर स्थान में जो शामिल नहीं है वह भूमि जो कृषि उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, क्योंकि जो कृषि उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जा रही है वह इस अधिनियम के लिए स्थान नहीं है। उसका भाड़े पर दिए जाना या उसके विनिमय नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है यहाँ लागू नहीं होंगे कृषि प्रयोजन के लिए, बल्कि यह भू राजस्व संहिता का जो है यह विषय है। बाकी बगीचा, मैदान, गैरेज, आउट हाउस, भूस्वामी द्वारा भवन के साथ उपयोग या आपूर्ति किया गया फर्नीचर, ये सभी स्थान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए, तो इसमें अभिधारी है। अभिधारी की परिभाषा जो है यह धारा 2 खंड झ अर्थात आई के अंतर्गत दी गई है, यह सही है। पट्टा, पट्टा की परिभाषा 2D के अंतर्गत दी गई है और इसमें बताया गया है कि पट्टा के अंतर्गत उपपट्टा भी आता है। उसके बाद विधिपूर्ण वृद्धि, तो विधिपूर्ण वृद्धि जो है यह परिभाषा जो है धारा 2 ग के अंतर्गत दी गई है, तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यह सुमेलित नहीं है। इसके बाद आता है कुटुंब का सदस्य, तो कुटुंब का सदस्य इसकी जो परिभाषा है वह धारा 2 ई के अंतर्गत दी गई है, तो यहाँ पर तीसरा जो है सी वाला यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में से किन स्थानों को नहीं लागू होता है, तो यह किन स्थानों को नहीं लागू होता इसके बारे में प्रावधान धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 3 में यह बताया गया है कि ऐसी कोई स्थान जो सरकार की संपत्ति है वहां पर यह अधिनियम नहीं लागू होगा। जो स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति है, जो शैक्षणिक, धार्मिक या पूर्त संस्था की संपत्तियां हैं या वो संस्थान है, तो वहां पर यह जो है प्रावधान लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है किसी ऐसे स्थान या भाग को जिसका निर्माण इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात हुआ हो, कितनी कालावधि तक वहां पर यह जो है लागू नहीं होगा, तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ यह बताया गया है कि इस अध्याय के उपबंधों का विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के लिए कुछ स्थानों को लागू न होना, तो 5 वर्ष की अवधि तक जो है, कितनी कालावधि तक पूछा गया है, तो 5 वर्ष तक यह लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है मानक भाड़े से अधिक भाड़े की वसूली योग्य न होना, यह किस धारा में प्रावधानित है। अर्थात जो मानक भाड़ा निर्धारित किया गया है उस मानक भाड़े से अधिक भाड़े को जो है वसूल नहीं किया जाएगा या वसूली योग्य नहीं होंगी, ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन चुनिए, कोई अभिधारी अपने मानक भाड़ा से अधिक संदाय का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है बिल्कुल सही है कि कोई भी अभिधारी है अपने मानक भाड़ा से अधिक संदाय नहीं करेगा किराएदार। अभिधारी से तात्पर्य जो वहां पर कब्जा किए हुई है, चाहे वो किराएदार के रूप में हो या अन्य रूप में, अगर वह स्वामी से भिन्न व्यक्ति है और किराए पर जो मकान लिया है और मानक भाड़े से अधिक वह संदाय नहीं करेगा। दूसरा है किसी भी ऐसे करार का जो मानक भाड़ा से अधिक भाड़े के संदाय के संबंध में हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह केवल मानक भाड़े के संदाय के लिए करार है। यहाँ पर दोनों ही जो कथन है वह बिल्कुल सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है विधि विरुद्ध प्रभारों का न तो दावा किया जाएगा और न वे प्राप्त ही किए जाएंगे, यह किस धारा के अंतर्गत विहित है। यह प्रावधान जो है धारा 6 के अंतर्गत विहित है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि विधि विरुद्ध प्रभारों का न तो दावा किया जाएगा और न ही उसको प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट है सत्य कथन चुनिए, कोई भी व्यक्ति तत्प्रतिकूल किसी करार के होते हुए मानक भाड़े से अधिक किसी भाड़े का न तो दावा करेगा और न ही उसको प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वह बिल्कुल सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है, जो पहला खंड है वही बताता है। इसके बाद आता है दूसरा कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान की अभिधृति या उप अभिधृति अर्थात उस पर पट्टा है या उसका किराएदारी है या उप किराएदारी है के दिए जाने, उसे नवीकृत किए जाने या चालू रखे जाने के प्रतिफल स्वरूप प्रीमियम
या पगड़ी के रूप में किसी भी धनराशि का संदाय नहीं करेगा। तो प्रीमियम या पगड़ी के रूप में कोई भी धनराशि जो है किसी से किराएदार से नहीं वसूली जाएगी। तो ये भी कथन सही है। इसके बाद आता है तीसरा कि अग्रिम भाड़ा के रूप में किसी ऐसी राशि का जो 1 मास के भाड़े से अधिक हो, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो दावा करेगा और न ही उसको प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर अग्रिम भाड़ा जो कि 1 महीने से अधिक हो, अर्थात किसी भी व्यक्ति से 4 महीने का अग्रिम भाड़ा नहीं वसूला जा सकता। अधिकतम कितना? तो 1 महीने का, अर्थात कोई व्यक्ति 1 जनवरी को रहने आया किसी के मकान में, तो वह क्या करेगा कि उस 1 जनवरी का ही किराया उससे वसूल लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वह उसको फरवरी से का भी किराया उससे वसूल ले। तो यह जो कथन है यहाँ पर सभी सही हैं और धारा 6 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है मानक भाड़ा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो मानक भाड़ा इसका प्रावधान जो है धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सा एक उत्तर सही नहीं है? शासन अधिसूचना के द्वारा किसी परिसर को मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के सभी अथवा कुछ प्रावधानों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो शासन जो है यहाँ पर कुछ स्थानों को मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो वह संस्था कौन सी होनी चाहिए? तो शैक्षणिक संस्था होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए, धर्मार्थ होनी चाहिए। लेकिन सांस्कृतिक जो संस्था है, इसको जो है वहाँ पर मुक्ति प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि धारा 3 के अंतर्गत जब आप देखेंगे, तो वहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि कौन-कौन से ऐसे स्थान हैं, जहाँ पर इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं, वह लागू नहीं होंगे। तो उसमें यही बताया गया है, कोई सरकार की संपत्ति है, कोई शैक्षणिक, धार्मिक, धर्मार्थ कार्य हैं, तो यहाँ पर जो है सरकार क्या कर सकती है, उनको छूट प्रदान कर सकती है कि इस अधिनियम के तहत वह भाड़ा या इस प्रकार से जो दे है उसको देने से मुक्त है। नेक्स्ट है भू स्वामी के द्वारा भवन में सुधार, वृद्धि या संरचना संबंधी परिवर्तन की स्थिति में भूस्वामी प्रतिवर्ष मानक भाड़े में कितनी प्रतिशत से अनधिक मानक भाड़ा में वृद्धि कर सकेगा? अब जो मानक भाड़ा आपने देखा धारा 7 के अंतर्गत जिसके बारे में प्रावधान किया गया है, अब मानक भाड़ा भाड़ा में जो वृद्धि वगैरह की जा सकती है, तो वहीं वृद्धि कैसे की जाएगी? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपना जो कोई भवन है उसको किराए पर दिया है। अब उस किराए पर दिए गए भवन का उसमें वो सुधार कर रहा है, वृद्धि कर रहा है या संरचना संबंधी कोई परिवर्तन कर रहा है, तो परिवर्तन की स्थिति में उसके जो खर्च हैं वह बढ़ जाते हैं। तो क्या करेगा कि उस भवन पर वह अपना किराए की बढ़ोतरी कर देगा। तो धारा 8 यह बता रहा है कि वह अधिकतम 10% की ही बढ़ोतरी कर सकता है, इससे अधिक नहीं। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 8 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है जहां कोई भूस्वामी भाड़े की वृद्धि की सूचना अभिधारी को देता है, वहां दी गई सूचना कितने दिन के अवसान हो चुकने के पश्चात होने के पर जो है शोध्य तथा वसूली योग्य हो जाएगी। तो धारा 9 को देखेंगे तो भाड़े में वृद्धि की सूचना इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इसी में यह बताया गया है कि यहाँ पर 30 दिन की जब सूचना का अवसान हो गया तो उसके बाद जो है वह भाड़ा शोध्य हो जाएगा या देने योग्य हो जाएगा, वसूली योग्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी मानक भाड़ा किस धारा के उपबंधों के अनुसार निर्धारित करेगा? तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है किस धारा के अनुसार यहाँ पर प्राप्त नहीं बल्कि यह नियत करेगा। मानक भाड़े का जो नियत किया जाना है वह किस धारा के तहत किया जाता है? तो मानक भाड़ा जो है वह एक तो धारा 7 के तहत जो प्रावधान है कि स्थान कैसा है उस स्थान के अनुसार, और दूसरी बात जो है यहाँ पर धारा 8 में बताया गया है कि मानक भाड़े में अधिकतम जो तय किया जाएगा जब निर्माण या पुनर्निर्माण या सुधार किया जाता है तो वहाँ अधिकतम 10% वृद्धि होगी। तो 7 और 8 यह दोनों ही ऐसी धाराएं हैं जिनके अनुसार जो मानक भाड़ा है वह तय किया जाता है या नियत किया जाता है। नेक्स्ट है मानक भाड़ा कितनी मास की अभिधृति के लिए नियत किया जा सकेगा? तो मानक भाड़ा जो है कितनी मास की अवधि के लिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है इसको नियत किया जाएगा, तो यह 12 मास की समय के लिए, तो 12 महीने के लिए जो है इसको नियत किया जाएगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है उसको भी देख लेंगे धारा 10 का
खंड 5, धारा 10 खंड 5 के अंतर्गत यह बताया गया है कि मानक भाड़ा 12 मास की अभिधृत के लिए नियत किया जाएगा, अर्थात एक 12 मास के लिए जो भाड़ा है उसको नियत किया जाता है, उसके बाद फिर जो अगले 12 मास के लिए फिर से अलग किया जाएगा, जैसी की स्थिति हो फिर रिवाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक भाड़ा नियत करने के लिए आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख से कितने दिन के पूर्व की नहीं होगी? तो यहां पर इसका अर्थ ये है कि यह जो है प्रश्न धारा 10 का खंड 7 है। इसमें यह बताया गया है कि इस धारा के अधीन अर्थात धारा 10 के अधीन जो मानक भाड़ा नियत किया जाता है, तो यहाँ पर मानक भाड़ा जो नियत करता है वो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा नियत किया जाता है, और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है वह तारीख बताएगा जिस तारीख से ऐसा जो मानक भाड़ा है वह प्रभावी समझा जाएगा, लागू होगा। आगे इसी में एक परंतु जोड़ करके यह बताया गया है कि मानक भाड़ा नियत करने के लिए आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख के पूर्ववर्ती 30 दिन के पूर्व वो जो है यह लागू नहीं होगा, अर्थात वह 30 दिन के बाद ही लागू होगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, सी वाला। नेक्स्ट है, अंतरिम भाड़ा नियत किए जाने का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह धारा 11 के अंतर्गत जो है अंतरिम भाड़ा के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, अभिधारियों की बेदखली पर निर्बंधन का प्रावधान किस धारा में है? तो अभिधारियों की बेदखली पर निर्बंधन का प्रावधान धारा 12 के अंतर्गत है। अब यह धारा 12 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति है वो कब्जा किए हुए है जमीन पर और या स्थान पर, भवन पर, तो उसको किस प्रकार से उस वहां से बेदखल किया जाएगा, यह धारा बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की किस धारा के तहत अस्थायी भाड़ा निर्धारित किया जाता है? यह 13 खंड 2 के अंतर्गत अस्थायी भाड़ा जो है यह निर्धारित किया जाता है, और यहाँ पर अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह कार्य जो है न्यायालय के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपने अभी तक देखा कि जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी होता है वही मानक भाड़े का निर्धारण करता है, लेकिन धारा 13 के खंड 2 के अंतर्गत जो भाड़े का निर्धारण होता है वह कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जहां कोई भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(1) अंग के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा पारित आज्ञप्ति के अधीन किसी स्थान का कब्जा प्राप्त करता है, वहां वह कब्जा प्राप्त होने के 2 वर्ष के भीतर उसे पुनः भाड़े पर दे सकता है। तो यह जो प्रावधान है यहाँ पर पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत देखेंगे, तो यह धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है, और यह जो पुनः भाड़े पर दिया जा सकता है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति से। अब धारा 17 में यह कहा क्या गया है तो उसको देखेंगे, अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति, तो 2 वर्ष के भीतर इसको भाड़े पर नहीं देगा जब तक कि जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है इसकी अनुमति नहीं दे देता है। नेक्स्ट है, युक्त हेतु के बिना कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद के फाइल किए जाने की तारीख से कितने कालावधि तक लगातार जिस प्रयोजन के लिए भाड़े पर लिया गया है उसका उपयोग न करने पर वाद संस्थित किया जा सकता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है वह अपना जो किसी को किराए पर दिया था मकान और वह बिना युक्त कारण से उससे किराए से वापस ले लेता है, तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि वह कितने समय तक उसको यूज नहीं करता है, तो उसको जो है पुनः प्राप्ति के लिए कोई वाद ला सकता है। तो इसके संदर्भ में जो है प्रावधान है धारा 12(1) घ के अंतर्गत दिया गया है, धारा 12 खंड 1 उपखंड डी। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने जो कि अपना मकान किराए पर दिया था उसको किराएदार को बेदखल कर देता है और अपना कब्जा पुनः प्राप्त कर लेता है, लेकिन किसी युक्त कारण के बिना वह लगातार 6 महीने तक उसका कोई उपयोग नहीं करता है इस भवन का, तो ऐसी स्थिति में जो किराएदार है वह वाद ला सकता है कि उसको जो है फिर से कब्जा उस पर दिलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधारी किस धारा के अनुरूप संदाय या निक्षेप कर दिए जाने पर बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 12(1) क में निर्दिष्ट आधारों पर नहीं किया जाएगा? तो इसके लिए हम 12 का खंड 3 देखेंगे। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 12 खंड 1 क में निर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि वह अभिधारी धारा 13 द्वारा निक्षेप किए गए
अनुसार संदत या निक्षेप कर देता है। तो अगर कोई व्यक्ति धारा 13 के अनुसार अगर उसका कब्जा संदत्त कर देता है, तो वहां पर धारा 12 खंड 1 के तहत उसके लिए बेदखली के लिए कोई आदेश आवेदन नहीं किया जाएगा या आदेश नहीं दिया जाएगा। तो धारा 12 1 क के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर कोई किराएदार है और उसने किराए का जो है भुगतान नहीं किया है और जो भूस्वामी है उससे किराए के संदर्भ में किराए देने के संबंध में उसको सूचना देता है और सूचना की तामील हो गई है और उसके 2 महीने के भीतर उसने फिर भी किराया नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर बेदखली के लिए वहां पर जो है आदेश दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो धारा 13 के अधीन अगर संदाय कर दिया गया तो फिर कोई बेदखली का आदेश इस आधार पर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधारी किसी स्थान के संबंध में एक बार फायदा प्राप्त कर लेने पर भाड़े के संदाय में क्रमवर्ती कितने मास तक व्यतिक्रम करने पर फायदा पाने का हकदार नहीं होगा? तो यह 3 महीने तक जो है अगर हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूस्वामी ने एक स्थान अंतरण से प्राप्त किया है, वह इस अधिनियम की धारा 12 एक अंग या च के अंतर्गत सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर कितना समय पूर्ण होने से पहले बेदखली का वाद दायर नहीं कर सकता है? तो 1 साल पूरा होने से पहले किसी जो उसका अभिधारी है या किराएदार है उसको बेदखल करने के लिए कोई आवेदन नहीं कर सकेगा। अब इसके संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे तो यह जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 12 खंड 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जबकि इस अधिनियम की धारा 12 एक 6 या ज में निर्दिष्ट आधारों पर किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पहले अभिधारी द्वारा कब्जा परिदत्त कर दिए जाने के पश्चात भूस्वामी मरम्मत या पुनर्निर्माण का कार्य विनिर्दिष्ट की गई तारीख के कितने समय के भीतर प्रारंभ नहीं करता है, तो इस संबंध में आवेदन दिए जाने पर न्यायालय भूस्वामी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अभिधारी को उस स्थान का कब्जा दे दे या अधिभोग दे दे। तो इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति है, मकान मालिक है और वह अपना मकान इसलिए खाली कराना चाह रहा है ताकि वहां पर वह मरम्मत करा सके, पुनर्निर्माण करा सके, तो इसलिए उसने खाली करा लिया। अब वो हम जब मकान खाली करा लिया तो उसके 1 महीना के भीतर वह उस पर कार्य नहीं शुरू कराया, मरम्मत का काम उसने शुरू ही नहीं कराया, तो ऐसी स्थिति में वहां पर धारा 18 के खंड 2 के तहत और खंड 3 के तहत ऐसी स्थिति में वहां पर जो किराएदार था वह आवेदन कर सकेगा सक्षम अधिकारी को, उसको फिर से वहां पर कब्जा दिलाया जाए, तो 1 महीने के भीतर उसको पुनर्निर्माण शुरू कराना होगा। नेक्स्ट है, जहां किराएदार की बेदखली का आदेश धारा 12 एक ई एवं एफ के आधार पर किया गया है, वह भूमि स्वामी कितनी अवधि के अवसान के पूर्व कब्जा प्राप्त होने का करने का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर 12 के अंतर्गत यह जो प्रावधान है यह दिया गया है और यह 2 महीने के भीतर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां की स्वामी ने स्थान अंतरण के द्वारा अर्जित किया है, वहां धारा 121 नहीं बल्कि 12 एक ई अथवा एफ के अंतर्गत वाद इस अवधि के पूर्ण होने तक नहीं लाया जा सकता। तो 12 एक ई और एफ ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है कि 12 के अंतर्गत क्या दिया गया है। धारा 12 के अंतर्गत अभिधारियों की बेदखली के पर निर्बंधन लगाया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी अवधारी की बेदखली की जा सकेगी कब, तो इसमें कुछ ग्राउंड बताए गए हैं। तो इसी के अंतर्गत जो ई वाला ग्राउंड है अर्थात अंग का जो ग्राउंड है उसमें यह बताया गया है कि अगर किसी भूस्वामी को वास्तविक आवश्यकता है तो उसके आधार पर वह किराएदार को बेदखल कर सकता है। और एफ अर्थात च के अंतर्गत क्या बताया गया है कि निवासेतर प्रयोजनों के लिए अर्थात निवास से भिन्न प्रयोजनों के लिए अगर किसी व्यक्ति को अपनी जो संपत्ति है, अपनी भूमि है, मकान है, उसका वास्तविक आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है किराएदार से मकान को खाली करा सकता है। अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि जहां भूस्वामी ने स्थान अंतरण के द्वारा अर्जित किया है वहां वह धारा 12 ई अथवा एफ के अंतर्गत इस अवधि के पूर्ण होने तक कोई वाद नहीं ला सकता है।
तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जैसे कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। बी के पास मकान पहले से था और इसने ए को वह मामला मकान जो है अंतरित किया है। तो अंतरित जब किया उसी समय उसमें कोई एक्स जो है किराएदार रहता था। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यह जो ए है, अब भवन जो है ए के पास मिल गया। अब ए जो है इस भवन को प्राप्त जब किया है उसकी तारीख से 1 साल से पहले एक्स को यहाँ पर बेदखल करने के लिए कोई वाद नहीं ला सकता है। तो 1 साल की अवधि यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, उसके पहले वह कोई वाद नहीं ला सकता है। अब इसके संदर्भ में जो प्रावधान अगर आप देखेंगे तो यह दिया गया है धारा 12 के खंड 4 के अंतर्गत। यहाँ बताया गया है कि जहाँ कोई भूस्वामी ने स्थान अंतरण के द्वारा अर्जित किया हो, वहाँ वह विनिर्दिष्ट आधार पर अभिधारी की बेदखली के लिए कोई वाद जो है तब तक नहीं लगाएगा जब तक कि वहां पर 1 साल की कालावधि न बीत गई हो। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत यदि किराएदार द्वारा भूस्वामी के स्वत्व से लिखित कथन में प्रत्याख्यान कर और स्वयं में स्वत्व अभिकथित किया जाता है तो वह किस धारा के अंतर्गत निष्कासन का आधार होगा। तो यहाँ पर यह पूछ बताया जा रहा है कि अगर एक किराएदार है और वह जो है जो मकान मालिक है उसके स्वत्व से, उसके स्वामित्व से इनकार कर रहा है, तो भी उसको धारा 12(1)(c) के तहत वहां पर बेदखल किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनिवासीय उद्देश्य के लिए अर्थात निवास से भिन्न किसी उद्देश्य के लिए सद्भावना पूर्वक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी के निष्कासन का वाद, यह जो है किस धारा के अंतर्गत लाया जा सकता है। यह जो प्रावधान है यह किस धारा के तहत दिया गया है। यह दिया गया 12(1)(f) अर्थात च के अंतर्गत। और अनिवासी पूछ रहा है, बल्कि इसका तात्पर्य है निवास से भिन्न। और निवास के लिए कहाँ गया बताया है तो यह निवास के उद्देश्य से खाली कराता है, तो 12(1)(f) के अंतर्गत है। नेक्स्ट है जहां किसी अभिधारी की बेदखली के वाद में सद्भाव पूर्वक आवश्यकता के आधार पर इस अधिनियम की धारा 12(1)(e) के अंतर्गत अर्थात निवासीय पर्पस से डिक्री दी जाती है, वहीं भूमि स्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से कितना समय के बाद जो है प्राप्त करेगा, तो वह जो है 2 महीने के भीतर उसको प्राप्त करेगा। प्रावधान कहाँ है तो जो है 12 के खंड 5 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(f) के अंतर्गत भूस्वामी अभिधारी से किसकी आवश्यकता के लिए परिसर के निष्कासन की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसी कोई जो डिक्री है वह प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है उसको हम देखेंगे तो यह जो है 12(1)(च) के अंतर्गत या एफ के अंतर्गत। तो यहाँ पर स्वयं है तो वह निष्कासन की डिग्री प्राप्त कर सकता है और इसके साथ साथ अविवाहित पुत्री, वयस्क पुत्र, लेकिन इसमें पत्नी का कोई जिक्र नहीं है कि पत्नी के लिए भी वह कोई जो है इस तरह से बेदखल करा सके। नेक्स्ट है अधिनियम की धारा 13 खंड 2 के अंतर्गत अनंतिम भाड़ा नियत करना आवश्यक है, जहां पर जो विवाद है वह संबंधित है। तो अनंतिम भाड़ा जो है केवल तभी वसूला जा सकता है या उसका नियत किया जा सकता है जबकि भाड़े की जो रकम से संबंधित कोई विवाद है। नेक्स्ट है प्रतिवादी एक चौकीदार था जिसे वादी के द्वारा परिसर में रहने के लिए अधिकृत किया गया था, क्या उसके विरुद्ध धारा 12 के तहत जो है कार्यवाही की जा सकती है। तो उसके विरुद्ध जो है इस अधिनियम के तहत जो है कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि 12(1)(j) के अंतर्गत जब हम प्रावधान देखते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है किसी भूस्वामी की सेवा में है या नियोजन में है तो उसका जो उस भवन में रह रहा है अभिधृति जिसे कहते हैं या अभिधारी वह है, मकान में काबिज है, तो वह बेकब्जा तभी समझ लिया जाएगा जबकि वह पद से हटा दिया जाता है, नियोजन से वह अपने हटा देता है। तो इसलिए जो है अपने आप वह बेदखल हो जाता है, उस वहां पर वाद चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है धारा 13 के अनुसार न्यायालय में भाड़ा जमा किया जाना चाहिए, क्या धारा 13 निष्कासन की डिक्री के प्रवर्तन की कार्यवाही में भी लागू होता है। तो यह जो है धारा 13 निष्कासन की डिक्री के प्रवर्तन कार्यवाही में लागू
नहीं होता है। नेक्स्ट है उपभाड़े पर देने संबंधी निबंधन अर्थात उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी जो भवन है वह उपभाड़े पर नहीं दिया जाएगा। यह किस धारा के अंतर्गत इस प्रकार का जो निर्बंधन है वह लगाया जाता है? तो इस प्रकार का जो निर्बंधन है वह धारा 14 के तहत लगाया जाता है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी जो किराएदार है या अभिधारी है वह भूस्वामी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना उसको जो है उपभाड़े पर नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने अधिकारों को किसी को अंतरित नहीं कर देगा। अर्थात ये है एक्स व्यक्ति है, वह एक यहाँ किराए पर रहता है। अब एक्स जो है खुद किराए पर मकान लिया है एक्स का ए का। अब बाद में यह चाहता है कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं और यहाँ पर हम वाई को प्रतिस्थापित कर दें, अर्थात अपने अधिकार वाई को दे दें और हम यहाँ से चले जाएं। तो वह ऐसा तभी कर सकता है जबकि ए अनुमति देता है। ए अनुमति नहीं देगा तो एक्स जो है वाई को नहीं रख सकता है। नेक्स्ट है अभिधारी द्वारा भूस्वामी की लिखित पूर्व सम्मति से जो कोई स्थान या तो पूर्णतः या भागतः उपभाड़े पर उठा दिया जाता है वहां उप अधिधृति की सूचना भूस्वामी को कितने समय के भीतर दी जाएगी? तो अगर कोई व्यक्ति है वह जैसा कि आपने देखा कि भूस्वामी की अनुमति के बिना न तो अपना जो किराए का मकान है उसको उपभाड़े पर देगा और न ही अपने अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को समझेगा जो है समर्पित करेगा। तो जब ऐसी जो सहमति है वह भूस्वामी के द्वारा दे दी जाती है तो यहाँ पर जो किराएदार है उसको कितने समय के भीतर भूस्वामी को इसकी सूचना देनी होगी, इसके बारे में प्रावधान धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है कि 1 महीना के भीतर उसको सूचना दिया जाए कि हम एक अन्य किराएदार को यहाँ पर रख रहे हैं। नेक्स्ट है अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रावधान यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? यह प्रावधान जो है धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है जहां कोई भूस्वामी धारा 12 एक अंग या च के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी स्थान का कब्जा प्राप्त कर लेता है वहां भूस्वामी कब्जा प्राप्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर उसको भाड़े पर नहीं देगा? तो इस प्रकार से जो है वह 2 साल के भीतर उसको भाड़े पर नहीं देगा। यह प्रावधान धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। तो वह जो है 2 साल के भीतर भाड़े पर सामान्यतया नहीं दे सकता है, लेकिन अगर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी इसकी अनुमति दे देता है तो ऐसी स्थिति में वह उसको पुनः भाड़े पर दे सकता है। अब 12 एक अंग या च के अंतर्गत प्रावधान क्या है? तो आपने देखा था कि 12 एक अंग और च के अंतर्गत जो है कोई भूस्वामी है अपना भवन उसको खाली करा सकता है, बेदखल कर सकता है किराएदार को। तो अंग के अंतर्गत जो है अपनी आवश्यकता निवास के लिए कोई उसकी आवश्यकता है तो इसके आधार पर, और च के अंतर्गत निवास से भिन्न प्रयोजनों के लिए अगर उसको कोई आवश्यकता है तो उसके आधार पर जो भवन है अपना वो बेदखल करा सकता है। नेक्स्ट है मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति एवं पुनः प्रवेश का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? यह प्रावधान धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 18 में हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट है जहां मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए भूस्वामी के द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया हो वहां मरम्मत तथा पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होने के कितने दिन के पश्चात अभिधारी को कब्जा जो है भूस्वामी के द्वारा दे दिया जाएगा? तो ऐसा जो कब्जा है वह दिया जाएगा धारा 18 खंड 2 के तहत। 18 खंड 2 के तहत 1 मास के भीतर। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है यह सही होगा, 1 मास के भीतर उसको जो है कब्जा वापस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है सीमित कालावधि वाली अभिभूतियों की दशा में कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रावधान यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है लोक संस्था के अंतर्गत क्या आता है? तो धारा 20 को देखेंगे तो इसका एक स्पष्टीकरण है। इसी स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि लोक संस्था के अंतर्गत शैक्षणिक संस्था, पुस्तकालय, चिकित्सालय, पूर्त औषधालय, यह जो है कार्य सभी जो बातें हैं वह लोक संस्था के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त संरचनाओं को निर्माण करने की अनुशंसा संबंधी प्रावधान किस धारा में है? यह प्रावधान धारा 21 के अंतर्गत है।
नेक्स्ट है अध्याय 3A के प्रयोजनों के लिए भूस्वामी से क्या अभिप्रेत है। अध्याय 3 क इसके अंतर्गत भूस्वामी यहां पूछ रहा है कि इससे तात्पर्य क्या है। तो भूस्वामी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कंपनी का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अर्थात कोई सरकारी कंपनी है उसका रिटायर्ड कर्मचारी है, कोई विधवा है, विच्छिन्न विवाह अर्थात तलाकशुदा पत्नी, विकलांग व्यक्ति, यह सभी जो है भूस्वामी के अंतर्गत आते हैं। अब जो है इसके बारे में अगर प्रावधान देखेंगे तो यह जो प्रावधान है वह कहाँ दिया गया है। तो यह प्रावधान जो है धारा 23 या 23J के अंतर्गत दिया गया है और इसी में यह बताया गया है कि भूस्वामी की अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। नेक्स्ट है भूस्वामी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली के लिए विशेष उपबंध यह जो है कहाँ लागू होते हैं। यह विशेष उपबंध जो है यह लागू होते हैं जो कि अध्याय 3A के अंतर्गत बताया गया है। यह लागू होते हैं कोई विधवा या विच्छिन्न विवाह पत्नी के मामले में। क्योंकि अशासकीय संस्था में नियोजित कोई महिला है तो यहाँ पर लागू नहीं होगा क्योंकि शासकीय, जैसा कि धारा 23J के अंतर्गत आपने देखा। तो यह जो प्रावधान है यह दिया गया है अध्याय 3A के अंतर्गत। नेक्स्ट है वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली के लिए विशेष उपबंध। तो यह जो है विशेष उपबंध धारा 23A के अंतर्गत दिया गया है, जबकि आपने साधारण उपबंध कहाँ देखा, धारा 12 के अंतर्गत। वहां पर वो ग्राउंड बताए गए हैं कि किसी व्यक्ति को जो भूस्वामी है वह अपनी आवश्यकता के अन्य तमाम आधार बताए गए हैं, उन आधारों पर किसी अभिधारी को वह बेदखल कर सकता है। नेक्स्ट है वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली का वाद किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह अभिधारी है, मिसप्रिंट बहुत हुआ है इसमें, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली का वाद किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धारा 23A के अंतर्गत बताया गया है। धारा 23A में यह बताया गया है कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष यह वाद जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीपीसी के किस आदेश तथा नियम में उपबंधित रीति भूस्वामी अभिधारी की बेदखली का वाद प्रस्तुत कर सकता है, या अधिनियम में उपबंधित रीति से जो है यह वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो आदेश 6 और नियम 14 और 15 इसी के तहत जो है यहाँ पर बेदखली कराई जा सकती है। नेक्स्ट है जहां कोई भूस्वामी उसमें का कोई हित अंतरण के द्वारा अर्जित किया है, वहां अभिधारी की बेदखली का कोई आवेदन कितनी कालावधि के अवसान के पहले वो चलाया नहीं जाएगा। तो यह जो है 1 साल से पहले वहां पर कोई आवेदन वाद जो है नहीं चलाया जाएगा, तो 1 वर्ष। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन के संबंध में समन जारी करेगा। तो समन जो है धारा 23A के संबंध में जारी किया जाएगा और प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 23B के अंतर्गत। धारा 23B के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर धारा 23A के तहत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली कराना है तो वहां पर सबसे पहले समन जारी किया जाएगा। समन से तात्पर्य है उसको सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा अभिधारी को जारी किया गया समन का प्रारूप किस अनुसूची में निर्दिष्ट है। तो जो यह समन जारी किया जाएगा उसका प्रारूप यह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है और यह भी बताया गया है कहाँ, तो यह धारा 23B के अंतर्गत ही इसको बताया गया है। नेक्स्ट है अभिधारी समन की तामील के कितने दिन के भीतर बेदखली का प्रतिवाद कर सकेगा। यह धारा 23C के अंतर्गत बताया गया है और यह समय कितना होगा, 15 दिन। तो 15 दिन के भीतर जो है वहां पर उसका प्रतिवाद कर सकता है। भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी प्रतिवाद की इजाजत देने के आदेश से कितने दिन के भीतर मामले को भी निश्चित करेगा। तो वह जो है 6 महीने के भीतर यहाँ पर जो मामला है उसको भी निश्चय करेगा। इसके संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे तो यह दिया गया है धारा 23D के अंतर्गत। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अपने समक्ष किस न्यायालय की पद्धति तथा प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
तो यह धारा 23 जो 23D है, इसी में यह बताया गया है कि वह जो है लघुवाद न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उसी का अनुसरण करेगा। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश का पुनरीक्षण यह किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा? तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है अगर कोई आदेश देता है तो उसका जो पुनरीक्षण है वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और धारा 23E के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से कितने दिन के भीतर पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा सकता है? एक तो आपने देखा पुनरीक्षण कौन करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा। और दूसरी बात यह है कि आवेदन जब प्रस्तुत किया जाएगा, जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है वह जो आदेश देता है उसके आदेश के लिए अगर कोई पुनरीक्षण कराना चाहता है पक्षकार जो प्रभावित है, तो उसको 90 दिन के भीतर वहां पर आवेदन करना होगा हाई कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदखली के आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया गया आदेश कुल मिलाकर कितने मास से अधिक कालावधि के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, अर्थात उसको यहाँ पर रोका जा सकता है। तो धारा 23F के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। 23F के अंतर्गत यहाँ पर रोके जाने की अवधि कितनी होगी, तो वह 6 महीना होगी, अर्थात अधिकतम 6 मास तक जो है मामले को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, जहां अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 23 खंड क में निर्दिष्ट आधार पर किया जाता है, वहां भूस्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से कितनी कालावधि की समाप्ति के पहले प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, तो 2 महीने से पहले जो है उसको प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। धारा प्रावधान जो है यह दिया गया है धारा 23G के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां भूस्वामी धारा 23 क के खंड क या खंड ख के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किसी स्थान का कब्जा अभिधारी से प्राप्त कर लेता है, वहां भूस्वामी कितने वर्ष के भीतर उसको भाड़े पर नहीं देगा? वह 2 वर्ष के भीतर उसको भाड़े पर नहीं देगा। इसके बारे में प्रावधान धारा 23G तीसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23A के तहत पारित आदेश के विरुद्ध जो है अपील कहाँ होगी? तो इसके विरुद्ध जो अपील होगी यह कहाँ होगी, तो इसको हम देखेंगे। इसकी अपील जो है जी कलेक्टर के पास होगी। नेक्स्ट है, जो भूस्वामी धारा 23 के अधीन कोई मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है, या जो अभिधारी या तो आवेदन में प्रतिरक्षा की अनुज्ञा अथवा कोई स्थगन मिथ्या या तुच्छ या तंग करने वाले आधारों पर मांगता है, उसे एक बार में उस स्थान के कितने मास के भाड़े से अनधिक प्रतिकारात्मक खर्चों से भारित किया जा सकेगा, अर्थात वहां पर उसको दंड दिया जाएगा, और दंड जुर्माने के रूप में होगा। और जुर्माना कितना होगा कि उसको जो वहां का किराया है, मान लीजिए वहां का किराया 1,000 रुपये पर मंथ है, तो उसको 6 महीने का जो किराया है अर्थात 6,000 रुपये, इसका जो है जुर्माने के रूप में उसके प्रतिकारात्मक खर्चा वसूला जाएगा। प्रावधान कहाँ है, तो धारा 23I के अंतर्गत दिया गया है, धारा 23I। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य अभिधारी के बेदखली का आधार नहीं बन सकता है? तो अभिधारी को किन आधारों पर जो है यहाँ पर बेदखल नहीं किया जा सकता, तो इसको देखेंगे। तो धारा 12 के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है, धारा 12 में बेदखली है, और 23A के अंतर्गत विशेष परिस्थितियां बताई गई हैं कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के लिए विशेष उपबंध। तो अगर सामान्य बात है तो वह 12 के अंतर्गत जाएगी, लेकिन जब विशेष उपबंध अनुमति चाहिए या विशेष उपबंध का बात आती है, तो धारा 23A का सहारा लेना पड़ेगा। धारा 12 के अंतर्गत न्यूसेंस, भूस्वामी के स्वामित्व से इनकार, सारवान संरचनात्मक परिवर्तन, इन आधारों पर जो है किसी भी जो किराएदार है उसको बेदखल किया जा सकेगा, लेकिन अतिधारण जो है उसमें कोई आधार नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है, किराएदार पर बकाया राशि के नोटिस की तामील होने पर उसे निष्कासन से बचने हेतु बकाया किराए की राशि का भुगतान या निवेदन यह करना चाहिए, तो कितने समय में करना चाहिए? तो धारा 12 के अंतर्गत देखेंगे, 1A में यह प्रावधान दिया गया है कि उसको 2 महीने के भीतर उसका भुगतान कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि कोई भवन स्वामी किराएदार की पानी की सप्लाई
बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, तो वह भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है, अधिनियम की धारा 23 जे के दूसरे खंड के अंतर्गत भूस्वामी की परिभाषा के अंतर्गत एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है। तो सेवानिवृत्त है वो कहाँ का सेवानिवृत्त होना चाहिए, तो ऐसा जो व्यक्ति है वह ऐसे स्थान से सेवानिवृत्त होना चाहिए जो कि कंपनी है, और वैसी जो कंपनी है वह राज्य अथवा केंद्र सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित है। अर्थात अगर कोई सरकारी कंपनी है और उस सरकारी कंपनी का कोई रिटायर्ड कर्मचारी है तो वह जो है भूस्वामी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एक भवन स्वामी किराएदार के विरुद्ध निष्कासन का वाद इस आधार पर कब ला सकता है कि वह स्थान का उपयोग जिस प्रयोजन के लिए उसे किराए पर दिया गया था बगैर योग्य कारण के निरंतर नहीं कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको मान लीजिए वह रहने के उद्देश्य से मकान किराए पर लिया था और वह लगातार 6 महीने तक उसमें रहता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में धारा 12(1) डी के अंतर्गत उसको वहां से बेदखल कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, अधिनियम के अंतर्गत किसी अभिधारी के विरुद्ध वैध रूप से वसूली योग्य भाड़ा का संपूर्ण बकाया की मांग की सूचना उस पर तामील होने के दिनांक के कितने दिनों के पश्चात निष्कासन का वाद संस्थित हो सकेगा। यहाँ पर 2 महीने के जो है बाद उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। 12(1) के अंतर्गत जैसा कि प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, अधिनियम की धारा 12(j) के अंतर्गत कौन भूस्वामी नहीं है, तो सरकार का रिटायर्ड कर्मचारी है, तलाकशुदा पत्नी है, विकलांग व्यक्ति है, ये सभी हैं। लेकिन एक शासकीय कर्मचारी जो कि वर्तमान में सेवा में है, ऐसा व्यक्ति भूस्वामी नहीं माना जाता धारा 23(j) के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्रत्येक अभिधारी भाड़े का संदाय संविदा द्वारा नियत आगामी मास के किस दिन तक कर देगा। तो यहाँ पर प्रावधान जो है धारा 24 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक अभिधारी भाड़े का संदाय संविदा के द्वारा नियत आगामी मास के 15वें दिन तक वह कर देगा। नेक्स्ट है, सत्य कथन चुनिए। तो पहला है इसमें कि प्रत्येक अभिधारी भाड़े का संदाय संविदा के द्वारा नियत समय पर करेगा, ये बिल्कुल सही है धारा 24 के अंतर्गत। दूसरा है कि प्रत्येक अभिधारी संदत्त भाड़े की लिखित रसीद हस्ताक्षरित रसीद भूस्वामी या उसके अभिकर्ता से प्राप्त करने का हकदार है, यह भी सही है। तीसरा है, कलेक्टर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा, तो यह भी सही है और 28 के तहत जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर जो तीनों कथन है यह सभी सही हैं। नेक्स्ट है, भूस्वामी या उसका अभिकर्ता धारा 24 खंड 2 में निर्दिष्ट रसीद अभिधारी को प्रदत्त करने से इनकार या उपेक्षा करने पर कितने महीने के भीतर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। तो धारा 24 के अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना भाड़ा जमा कर रहा है, किराया जमा कर रहा है, तो उसको जो है उसकी रसीद दी जाएगी, और अगर रसीद नहीं दी जाती है तो 2 महीने के भीतर वहां पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को उसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। और ऐसी स्थिति में भूस्वामी या उसके अभिकर्ता को सुनाई का अवसर देने के पश्चात वह जो अधिकारी है वह जो किराएदार है उसको भाड़े की रकम के 2 गुने तक खर्चा प्रदान करने के लिए आदेश दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो भूस्वामी है उनको आदेश दिया जाएगा कि आप किराएदार को कितना जुर्माने के रूप में धनराशि प्रदान करें, तो जो किराया है उस किराए का 2 गुना, मान लीजिए 5,000 रुपये किराया है, इसका 2 गुना जो है आप इसको 10,000 रुपये प्रदान करें। क्यों? क्योंकि आपने किराया प्राप्त होने पर उसकी रसीद नहीं दिया था। नेक्स्ट है, यदि भूस्वामी या उसका अभिकर्ता भाड़े के संदाय की रसीद अभिधारी को नहीं देता है तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी नुकसानी के रूप में भाड़े की रकम के कितने गुना से अनधिक अभिधारी को संदत्त करने का आदेश देगा तथा एक प्रमाण पत्र भी अभिधारी को प्रदान करेगा। तो यह जो है कितना होगा,
तो हमने देखा यह 2 गुना होगा, अर्थात जो किराए की रकम है उसका 2 गुना यह अविधारी को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आवेदन के खर्चे हैं उसको भी दिया जाएगा, और यह भी आदेश दिया जाएगा कि आप उस किराएदार को एक प्रमाण पत्र दीजिए कि उसने जो आपका किराया है वह पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट, संदत्त किए गए भाड़े का या की रसीद दिए जाने संबंधी प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 24 में दिया गया है, और 24 का भी जो है तीसरा खंड यही है। नेक्स्ट है, जहां भूस्वामी कोई भाड़ा धारा 24 में निर्दिष्ट समयावधि पर प्रतिगृहित नहीं करता है या रसीद देने से इनकार करता है, वहां अविधारी जो भाड़ा है वह कहाँ निक्षिप्त करेगा? अर्थात कोई भूस्वामी है वह किराया ले ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में या किराया नहीं ले रहा है या रसीद नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर धारा 25 के प्रावधान लागू होंगे। तो धारा 25 के तहत ऐसी स्थिति में जो किराएदार है वह भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास जो है वह धनराशि जमा कर सकता है। नेक्स्ट है, अभिधारी द्वारा भाड़ा के निक्षेप के साथ आवेदन में कौन सी बातें शामिल होंगी? तो यहाँ पर अगर वह किराया दे रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां पर वो बातें शामिल होंगी उसमें कि वह स्थान जो उसने किराए पर लिया है और जिसके लिए वह किराया दे रहा है, जो पहचान के लिए वर्णन के साथ पर्याप्त हो, भूस्वामी या भाड़े के हकदार व्यक्तियों के नाम होंगे उसमें, वह अवधि होगी जिस अवधि के लिए वह किराया उसको दे रहा है, भाड़ा निक्षेप के आवेदन के कारण और परिस्थितियां, इन सभी का जो वर्णन है वह उसमें होगा। कहाँ प्रावधान है? धारा 25 के अंतर्गत। और निक्षेप से तात्पर्य क्या है कि भूस्वामी जो है उसके अलावा वह भाड़ा नियंत्रक अधिकारी को वह जो है निक्षेप कर रहा है, उनके पास जमा कर रहा है। नेक्स्ट है, निक्षिप्त किया गया भाड़ा संदाय के कितने दिन के भीतर न जमा किए जाने पर विधि मान्यता निक्षिप्त किया गया नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर अगर निक्षिप्त किया गया भाड़ा संदाय के कितने दिन के भीतर न जमा किए जाने पर विधि मान्यता निक्षिप्त किया गया नहीं माना जाएगा, अर्थात वैध रूप से उसको निक्षिप्त किया गया नहीं माना जाएगा अगर उसको 21 दिन के भीतर जो है वहां पर नहीं जमा किया गया है। यह प्रावधान जो है धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, निक्षिप्त किया गया कोई भाड़ा भूस्वामी द्वारा या उसके अभिकर्ता के द्वारा निक्षेप की सूचना के कितने वर्ष के अवसान के पूर्व प्रत्याहृत न किए जाने पर सरकार को समापहरित हो जाता है। तो यहाँ पर 27 के खंड 2 में यह प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार से जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास जो निक्षिप्त किया गया है, ऐसी स्थिति में ऐसे निक्षेप किए जाने के 5 वर्ष के भीतर वह क्या करे कि उससे अपना जो है वापस ले ले, उस अधिकारी से भूस्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसा जो भाड़ा की रकम जो जमा है उसको वापस ले ले, और नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में वह जो भाड़ा है वह 5 वर्ष के बाद सरकार को चला जाएगा। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी भाड़े के समापहरण की सूचना भाड़े की रकम के कितने रुपए से अधिक होने की स्थिति में सूचना को किसी स्थानीय समाचार में प्रकाशित कराएगा। तो यहाँ पर प्रावधान जो है धारा 27 के अंतर्गत खंड 3 में दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि यदि भाड़े की रकम 100 रुपए से अधिक हो तो उस सूचना को किसी स्थानीय समाचार पत्र में उसको प्रकाशित कराया जाएगा। तो धारा 27 खंड 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपने देखा धारा 28 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि इसकी जो नियुक्ति है कलेक्टर के द्वारा की जाती है। और कलेक्टर कैसे करेंगे? तो कलेक्टर के द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इनकी जो नियुक्ति है वह की जाती है। और यह कौन सा अधिकारी होगा जिसको इस रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो यह डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के पद श्रेणी का कोई अधिकारी होगा, उसे ही भाड़ नियंत्रक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है? यह जो है उपखंड, उपखंड नहीं है बल्कि डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किराया नियंत्रण अधिकारी को सिविल न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं। तो सिविल न्यायालय के अधिकार जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं। तो धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की शक्तियां कहाँ बताई गई हैं। तो यह भी जो है धारा 29 में ही बताई गई हैं, क्योंकि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की शक्तियां बताई गई हैं और यह जो है शक्तियां कैसी होंगी, तो जैसी कि सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को होगी। तो यहाँ पर वह कार्य क्या क्या कर सकता है। धारा 29 के तहत वह क्या करे, किसी व्यक्ति को समन कर सकता है, उसको हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा कर सकता है, दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकता है। इसके अलावा साक्ष्यों की परीक्षा के लिए वह कमीशन जारी कर सकता है। तो यह सभी कार्य है वह कर सकता है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष कोई भी कार्यवाही आईपीसी की किस धारा के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। तो यहाँ पर आईपीसी की धारा 193 और 228 के तहत वह जो है न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी सीआरपीसी के किस धारा के अर्थ के अंतर्गत सिविल कोर्ट समझा जाएगा। वह जो है यहाँ पर सीआरपीसी पूछ रहा है, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पूछ रहा है कि वह जो है सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तो धारा 480 और 482 इन दोनों ही धाराओं के तहत वह सिविल न्यायालय समझा जाएगा। प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो यह भी प्रावधान जो है धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कितने घंटे की लिखित सूचना देने के पश्चात सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच अर्थात दिन में किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा। तो इसके लिए उसको 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी, अर्थात कि अगर किसी घर में उसको प्रवेश करना है तो वहां पर 24 घंटे पहले उसकी सूचना देनी होगी। नेक्स्ट है सत्य कथन चुनिए। तो पहला है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कारण बतलाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा, अर्थात वह दोनों पक्षकारों को सुनेगा, उसके बाद ही जो है वह कोई आदेश जारी करेगा। प्रावधान धारा 30 के अंतर्गत। दूसरा है कि अधिकारी अपने समक्ष की किसी कार्यवाही में खर्चे के प्रश्न पर विनिश्चय करेगा। तो यह भी सही है। और तीसरा है कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किसी पक्षकार के पक्ष में या उसके विरुद्ध ऐसे खर्चे अधिनिर्णित करेगा जिसे भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी युक्तियुक्त समझे। तो यहाँ पर ये चारों विकल्प है सही है, प्रावधान धारा 30 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील यह कहाँ होगी। तो भाड़ा नियंत्रक आदेश के प्रत्येक आदेश की अपील होगी यह जिला न्यायाधीश के यहाँ या अपर जिला न्यायाधीश, ये अर्थात यहाँ पर इनमें से किसी के यहाँ भी यह हो सकती है। प्रावधान धारा 31 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अपील भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से कितने दिन के भीतर की जाएगी। तो आपने देखा धारा 31 को, इसमें क्या है अपील के संबंध में प्रावधान है और यह अपील किसके यहाँ होगी, जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश पारित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर इसको जो है अपील किया जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय अपील का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो आपने देखा 31 के अंतर्गत अपील और द्वितीय अपील धारा 32 के अंतर्गत जो है यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन आधारों पर द्वितीय अपील की जा सकती है। तो द्वितीय अपील किन आधारों पर की जा सकती है, यह आधार भी धारा 32 के अंतर्गत बताया गया है। तो इसके अंतर्गत है धारा 32 के अंतर्गत। इसमें बताया गया है विनिश्चय विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है, अर्थात भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा जो विनिश्चय किया गया है, जो आदेश दिया गया है, उसका जो आदेश है वह विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा इसके विरुद्ध है। दूसरा है कि विनिश्चय में किसी विधि के तात्विक विद्यमानता का अवधारण नहीं हो पाया है, यह भी सही है। इसके बाद आता है कि इस अधिनियम के द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में कोई सार्ववान गलती या त्रुटि हुई है। तो अर्थात इन सभी आधारों पर जो द्वितीय अपील है वह की जा सकती है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जुर्माने की वसूली के लिए किस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर वह जुर्माने की वसूली के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो यह जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 34 के अंतर्गत, धारा 34 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए पूछा गया है कि
अभिधारी द्वारा भाड़े का निक्षेप, इसके बारे में प्रावधान धारा 25 में है। जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को अपील, धारा 31 के अंतर्गत प्रावधान है। इसके बाद आदेश की अंतिमता, यह प्रावधान धारा 36 में है। और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, यहाँ पर द्वारा जो प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी, यह प्रावधान जो है धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प है वह सभी सुमेलित हैं। तो इसमें प्रश्न है असत्य कथन चुनिए। तो कौन सा इसमें कथन है जो कि असत्य है या गलत है? पहला है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को होगी तथा अपील न्यायालय का जो विनिश्चय होगा वह अंतिम होगा। यह कथन बिल्कुल सही है। धारा 31 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। धारा 31 का जो पहला खंड है वह यही प्रावधान करता है। दूसरा विकल्प है कि अपील भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से 30 दिन के भीतर की जाएगी। तो यह कथन भी सही है। दोस्तों, इसके पहले के किसी प्रश्न में हमने गलती से यह बता दिया था कि अपील जो है वह कलेक्टर के यहाँ होगी, जो कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश की अपील कलेक्टर के यहाँ होगी। वहां पर हमसे गलती हो गई थी, आप उसको सुधार लीजिएगा। क्योंकि धारा 31 के तहत कोई भी जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी का कोई आदेश है उसकी अपील हमेशा जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को होगी, जैसा कि धारा 31 के अंतर्गत प्रावधानित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ये दोनों विकल्प सही हैं। इसके आगे हम तीसरा विकल्प देखते हैं कि 30 दिन की कालावधि की संगणना करने में आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित कालावधि अपवर्जित नहीं की जाएगी। तो यह जो कथन है वही सही नहीं है। आगे है कि न्यायाधीश पर्याप्त कारणों से 30 दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात भी अपील कर सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे। तो यह भी सही है, क्योंकि अपील जो है उसकी परसीमा 30 दिन है, अर्थात जिस दिन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ने आदेश दिया उसके 30 दिन के भीतर जो है अपील की जाएगी। अब लेकिन जो न्यायालय है, जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश का जो न्यायालय है, वह अगर चाहें तो इस 30 दिन के बाद भी अगर कोई पर्याप्त कारण दिखता है उन्हें, तो इस 30 दिन के बाद भी वह अपील को स्वीकार कर सकते हैं। और जो तीसरा विकल्प जो गलत है इसमें, उसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 31 खंड 2 के परंतु के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि 30 दिन की कालावधि की संगणना करने में अपील की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित जो समय है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर दिया है कि अपवर्जित नहीं किया जाएगा, इसीलिए ये सी वाला विकल्प गलत है। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए भाड़े का निक्षेप। अब यह अध्याय से संबंधित है, किस अध्याय के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं। तो भाड़े का निक्षेप, इसके बारे में प्रावधान अध्याय 4 के अंतर्गत दिया गया है, यह सुमेलित है। अब अध्याय 4 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं आप उसको भी देख लीजिए। धारा 24 से लेकर के धारा 27 तक जो है अध्याय 4 के अंतर्गत आता है। इसमें भाड़े के निक्षेप के बारे में प्रावधान है। और भाड़े के बारे में उपबंध अध्याय 2 के अंतर्गत, अध्याय 2 जो है धारा 2 से लेकर के धारा 11 तक में विस्तृत है। इसके बाद आता है अध्याय 3 भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति, शक्ति, कृत्य और अपील। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है अध्याय 5 के अंतर्गत दिया गया है, और इसका विस्तार जो है यह धारा 28 से लेकर के धारा 36 तक में है। इसके बाद देखेंगे अभिधारियों की बेदखली का नियंत्रण, इसके बारे में प्रावधान अध्याय 3 के अंतर्गत दिया गया है, और यह अध्याय का जो विस्तार है धारा 11A से लेकर के धारा 23 तक में है। नेक्स्ट है आदेशों में संशोधन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जा सकेगा। तो आदेश में संशोधन अगर किया जाना है तो यह कैसे किया जाएगा, तो इसके संदर्भ में हम प्रावधान देखेंगे। तो यह प्रावधान दिया गया है धारा 33 के अंतर्गत आदेशों में संशोधन। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई गलती है जो कि लेखन संबंधी है, गणना संबंधी है, आकस्मिक है, लोप के कारण उद्भूत होने वाली गलतियां हैं, तो यहाँ पर इन सभी गलतियों में संशोधन किया जा सकता है धारा 33 के तहत। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा किया गया आदेश अपील में के विनिश्चय के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। यह किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, तो यह जो है धारा 36 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा जब कोई आदेश अपील में के विनिश्चय के अध्ययन होते हुए रहेगा, अर्थात उसकी केवल अपील हो सकती है। अगर अपील नहीं होती है तो जो नियंत्रक अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है वह आदेश अंतिम होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक भूस्वामी स्थान को अच्छी तथा अविधारी वास्य अवस्था में रखने के लिए बाध्य होगा।
इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भूस्वामी जो है, जो कि भूमि को अपने भवन को किराए पर देता है, तो वह उस भवन को अच्छी कंडीशन में रखेगा और अभिधारी वास व्यवस्था अर्थात जो अभिधारी है उसके वास करने योग्य की अवस्था में होना चाहिए। यह किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? तो यह जो प्रावधान है यह बताया गया है धारा 37 के अंतर्गत। 37 जो है किस में आता है? तो अध्याय अगर पूछा जाए तो अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। अध्याय 6 में भूस्वामियों की विशेष बाध्यताओं तथा सस्ती अर्थात दंड के बारे में उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट है अभिधारी द्वारा मरम्मत कराए गए व्ययों की वसूली के लिए उसके द्वारा काटी गई रकम उस वर्ष के देय भाड़े के कितने से अधिक नहीं होगी। तो धारा 37 का जो दूसरा खंड देखेंगे इसमें यह स्पष्ट है कि अगर अभिधारी अपने भवन में कोई मरम्मत कराता है तो ऐसी स्थिति में वह चाहे अभिधारी खुद मरम्मत करा रहा है, भूस्वामी का जो भवन है किराएदार उसमें रह रहा है और ऐसा किराएदार अर्थात अभिधारी जो उसको उपभोग कर रहा है और उस घर के अंतर्गत वह खुद मरम्मत करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब वह मरम्मत कराता है तो किराए की जो रकम है उसमें से अपनी जो मरम्मत पर जो खर्च हुआ है उसको काट लेगा। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि मरम्मत पर कराए गए व्यय की वसूली के लिए उसके द्वारा काटी गई रकम उस वर्ष के देय भाड़े से कितने से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर 1/12 अर्थात 1/12 से ज्यादा नहीं होगी जो कि एक वर्ष में वह वसूलेगा। नेक्स्ट है यदि एक भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 38 खंड 1 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह किस अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो 38 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान क्या दिया गया है? तो इसमें है कि आवश्यक प्रदाय या सेवा का बंद किया जाना या रोका जाना। आवश्यक प्रदाय से तात्पर्य जैसे बिजली है, पानी है और इस तरह की अगर गैस की सप्लाई आई है पाइप से उसको बंद कर देना, ये सब आवश्यक सेवाएं हैं। अगर कोई भवन स्वामी है उसको बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसको सजा दिया जाएगा। और सजा किस धारा के अंतर्गत है? तो ऐसी सजा के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 43 के अंतर्गत है। और 43 में यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को 1,000 रुपए तक का जुर्माना या 3 महीने तक का कारावास इस प्रकार के दंड से उसको दंडित किया जाएगा। और यह जो है किस खंड में है? तो धारा 43 चूंकि दंड से संबंधित है तो 43 का जो 5वां खंड है इसी 5वें खंड के अंतर्गत यह बताया गया है कि धारा 38 के उपखंड 1 के अधीन जो कोई उल्लंघन करेगा वहां पर 3 महीने तक का कारावास या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी वर्ष में मरम्मत के लिए अभिधारी के द्वारा काटी गई रकम उस वर्ष के देय भाड़े के कितने से अधिक नहीं होगी। तो यह जो है इसके पहले आपने देखा कि एक इसी प्रकार का और प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न धारा 37 से संबंधित है। अब धारा 37 के जो दूसरा खंड है उसके परंतु को इसके पहले हमने देखा था, उसमें यह बताया गया था कि अभिधारी के द्वारा मरम्मत कराए गए व्ययों की वसूली के लिए अगर कोई अभिधारी है अर्थात किराएदार है और वह किसी भवन में रह रहा है उसका मरम्मत कराता है तो ऐसी स्थिति में जो उसकी मरम्मत की जो व्यय हुआ है खर्च हुआ है उसकी वसूली के लिए वह क्या करेगा? उस किराए में से कटौती कर देगा। तो ऐसी कटौती कितनी होगी? 1/12 होगी। अर्थात एक साल में अगर मान लीजिए वह 10,000 रुपए जो किराया है वह अदा करता है तो वह साल भर में 1,200 रुपए वहां पर कटौती कर लेगा हर साल। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न यह है 108वां यह थोड़ा सा अलग है। यह पूछ रहा है किसी भी वर्ष में मरम्मत के लिए अभिधारी के द्वारा काटी गई रकम उस वर्ष के देय भाड़े के कितने से अधिक नहीं होगी। तो यह जो है जो काटी गई अधिकतम रकम है वो कितनी हो सकती है? तो इसको जब देखेंगे तो यहाँ पर धारा 37 का तीसरा खंड यहाँ पर लागू होगा। तीसरे खंड का परंतु क्या कहता है कि किसी भी वर्ष में इस प्रकार काटी गई या वसूली योग्य रकम अभिधारी के द्वारा उस वर्ष के लिए देय भाड़े के एक अर्धांश से अधिक नहीं होगी। तो एक अर्धांश से तत्पर 1/2 है। तो पहला विकल्प इसका सही होगा। ये दोनों प्रश्न एक ही तरह हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है तो आपको इसे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आवश्यक प्रदाय या सेवा बंद किया जाने का आवेदन अभिधारी द्वारा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी से भूस्वामी को तंग करने के लिए या पर्याप्त हेतु के बिना किया जाता है। वहां
समाधान हो जाने पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अभिधारी को कितने रुपए से अनधिक प्रतिकर के रूप में भूस्वामी को देने का आदेश दे सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक अभिधारी है अर्थात किराएदार है, वह झूठी सूचना देता है, भूस्वामी को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास शिकायत करता है कि भूस्वामी ने हमको आवश्यक जो सेवाएं हैं, आवश्यक जैसे गैस है, बिजली है, पानी है, वह आवश्यक सेवाएं हमको नहीं दे रहा है, वह बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में, और ऐसी अगर सूचना क्या है, झूठी है, तो ऐसी स्थिति में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है ऐसे किराएदार के ऊपर यह आदेश देगा कि तुम भूस्वामी को जो है प्रतिकर दो, क्योंकि तुमने इस प्रकार की झूठी सूचना दी है जो कि तुच्छ है, तंग करने वाला है। तो वहां पर प्रतिकर कितना होगा? तो प्रतिकर जो है 50 रुपए मात्र होगा। और यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 38 को देखेंगे, खंड 4 के अंतर्गत मात्र 50 रुपए का प्रावधान किया गया है कि उसको उतने का प्रतिकर देने का आदेश दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आवश्यक प्रदाय सेवा के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं? अब देखिए, चूंकि धारा 38 के अंतर्गत आवश्यक प्रदाय सेवा का बंद किया जाना या रोका जाना इसके संदर्भ में है, तो आवश्यक प्रदाय सेवा को हम किसको कहेंगे? तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें जो है जल आता है, विद्युत आता है, मार्ग में तथा जीने पर प्रकार की व्यवस्था है, सफाई, स्वच्छता, ये सभी जो कार्य हैं वह आवश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भाड़े पर दिए जाने के नियंत्रण संबंधी प्रावधान यह किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? तो भाड़े पर अगर कोई भवन या स्थान दिया जाता है तो उस पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा, इसके संदर्भ में प्रावधान धारा 39 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का पदाधिकारी भूस्वामी से खाली स्थान की लिखित जानकारी प्राप्त करने के पश्चात की तारीख से कितने दिन के भीतर उस स्थान को आवंटित कर सकेगा? तो इसके संदर्भ में हम प्रावधान जो है धारा 39 देखेंगे, 39 का दूसरा खंड, और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि वह जो है इस प्रकार के जो मकान है या स्थान है वह खाली होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद उसको 15 दिन के भीतर उसको आवंटित कर सकेगा। नेक्स्ट है, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी किस धारा के अनुसार स्थान का आवंटन कर सकेगा? तो आपने अभी देखा धारा 39 का जो दूसरा खंड है इसी के अनुसार जो है आवंटन किया जाता है। कब? जबकि उसको आवेदन प्राप्त होता है, कोई जो भवन है वह खाली हो गया है, उस खाली होने की तारीख से 15 दिन के भीतर उसको वह आवंटित कर सकेगा। नेक्स्ट है, आपात के दौरान स्थान के लिए विशेष उपबंध किस धारा के अंतर्गत है? तो आपात स्थिति के दौरान या आपातकाल के दौरान जो भवन है उसका आवंटन कैसे किया जाएगा? तो इसके संदर्भ में जो विशेष उपबंध है वह दिया गया है धारा 40A के अंतर्गत या 40 क के अंतर्गत, और इसको जो है 1965 में इसको जोड़ा गया था। क्योंकि अधिनियम 1961 का है तो उसके बाद जो है जो भी तुरंत संशोधन हुआ था उसी के तहत इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, आपात की घोषणा से क्या तात्पर्य है? तो आपात की घोषणा से तात्पर्य है भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो उद्घोषणा की जाती है वही उद्घोषणा यहाँ पर उसका अर्थ है। और ऐसी उद्घोषणा जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 खंड 1 के तहत जारी की जाती है और उस घोषणा के दौरान किसी स्थान का जो आवंटन होगा वह कैसे किया जाएगा उसके बारे में विशेष उपबंध यहाँ पर किया गया है। और 40A के अंतर्गत, धारा 40A, इसी के अंतर्गत जो तीसरा खंड है उसमें यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति की अभिधृति जिसे इस धारा के अधीन स्थान दिया गया हो, आपात की उद्घोषणा समाप्त होने की तारीख से 1 साल के भीतर उसको वहां पर बेदखल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे धारा 40 क के अधीन या 40A के अधीन स्थान का आवंटन किया गया है, अर्थात आपात स्थिति के दौरान उसको स्थान का आवंटन किया गया है, आपात की उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने की तारीख से कितनी कालावधि के पश्चात अभिधृति अर्थात कब्जा, अभिधृति से तात्पर्य कब्जा उसका समाप्त हो जाएगा? तो आपने देखा 1 साल के भीतर उसको समाप्त हो जाएगा। प्रावधान कहाँ दिया गया है? 40A का तीसरा खंड। नेक्स्ट है, अभिधृति का पर्यवसान यह किस धारा में दिया गया है? तो अभिधृति का पर्यवसान या कब्जे का पर्यवसान, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है
वह दिया गया है धारा 42 के अंतर्गत। अब धारा 42 के अंतर्गत जो है प्रावधान क्या है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसे कोई स्थान उसके पद के आधार पर आवंटित किया गया है, अर्थात वह किसी पद पर है इसलिए उसको स्थान वह मिला है। जैसे कोई मजिस्ट्रेट बनकर कहीं जाता है, तो जब जिस जिले में वह जाता है वहां पर उसको सरकारी आवास मिलता है, या कोई अन्य व्यक्ति है किसी पद पर होने के कारण वह उस स्थान को धारण करता है, तो जिस दिन यह इस पद पर नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में 7 दिन के भीतर वहां पर उसको खाली करेगा, चाहे उसका ट्रांसफर हो गया हो चाहे वह रिटायर हो गया हो। तो ट्रांसफर या रिटायर होने की तारीख से 7 दिन के भीतर वह उस स्थान को खाली कर सकता है। लेकिन यहीं पर एक परंतुक दिया गया है और उस परंतुक के अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई युक्तियुक्त कारण है तो कलेक्टर या कोई प्राधिकृत अधिकारी वहां पर उसकी जो समय है उसकी वृद्धि कर सकेगा और उसको अधिकतम 4 माह तक का जो है समय दे सकता है। नेक्स्ट है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कि कोई स्थान उसके पद के आधार पर आवंटित किया गया है, अभिधृत के पर्यवसान के कितने दिन के भीतर उसको खाली कर देगा, तो 7 दिन के भीतर उसको खाली करेगा। नेक्स्ट है पद के आधार पर स्थान आवंटन की अभिधृति की समयावधि को कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी लेखबद्ध कारणों से कितने मास की समयावधि से अनधिक वृद्धि कर सकेगा। तो सामान्य तो आपने देखा कि अगर उसका ट्रांसफर होता है या रिटायर होता है तो उसके तारीख से 7 दिन के भीतर उसको खाली करेगा। लेकिन उसी के अंतर्गत धारा 42 का जो परंतुक है उसी के अंतर्गत आप देखेंगे यह बताया गया है कि अगर कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी चाहे तो युक्त युक्त कारणों से उसको 4 महीने का और समय दे सकता है। नेक्स्ट है सस्ती या दंड का प्रावधान, पेनाल्टीज का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 43 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो धारा 43 जो है यह महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां जहां भी मैंडेटरी प्रावधान है और अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो उन सभी का जो दंड है वह धारा 43 के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति मानक भाड़ा से अधिक भाड़ा प्राप्त करता है तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कितने मास तक के सादा कारावास और जुर्माने से उसको दंडित कर सकेगा। अब देखें इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 43 के दूसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 43 का जो दूसरा खंड देखेंगे उसमें यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा 2 या उपधारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वहां पर उसको 6 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। अब जब धारा 6 को आप देखेंगे तो धारा 6 का दूसरा और तीसरा खंड क्या कहता है, तो इसमें जो है मानक भाड़ा के बारे में प्रावधान किया गया है कि मानक भाड़े का न तो कोई दावा किया जाएगा और न ही उसको प्राप्त किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से दावा करता है या कोई प्रीमियम या पगड़ी प्राप्त करता है तो वहां पर उसको जो दंड है वह भी धारा 43 खंड 2 के तहत दिया जाएगा। और आगे यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ये जो है 1 महीने से अधिक का अग्रिम जो भाड़ा है उसको प्राप्त कर लेता है भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की अनुमति के बिना, तो वहां पर भी उसके ऊपर जो कार्यवाही है यह धारा 43 खंड 2 के तहत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई अभिधारी या कब्जेदार धारा 12(1) ख के उपबंधों के उल्लंघन में किसी संपूर्ण स्थान को या उसके किसी भाग को उपभाड़े पर देगा या समनुदेशित करेगा तो वह कितने जुर्माने की धनराशि उसको दंडित किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 43 के तीसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 43 का तीसरा खंड ये कहता है कि धारा 12 उपधारा 1 और खंड ख, तो इसी के तहत क्या होता है कि अगर कोई कब्जेदार है या किराएदार है वह क्या करता है कि अब तो वह तो खुद किराए पर रह रहा है लेकिन वही किराए का जो कमरा है उसको किसी तीसरे व्यक्ति को उपभाड़े पर दे देता है, तो उसको जो है यहाँ पर धारा 43 खंड 3 के तहत उसको कितनी सजा दी जाएगी, तो 1,000 रुपए तक का जुर्माने की उसको सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट है यदि कोई भूस्वामी धारा 17(1) या 2 के उल्लंघन में किसी संपूर्ण स्थान को या उसके किसी भाग को पुनः भाड़े पर देगा या अंतरित करेगा तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 43 खंड 3 ए के अंतर्गत, और इसके तहत उसको सजा कितनी दी जाएगी, तो 3 महीने तक का कारावास या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों उसको दिया जाएगा। अब जो है धारा 17 का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है,
तो 17 के अंतर्गत प्रावधान क्या है, हम इसको भी देखेंगे। तो 17 में जो है अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, यदि कोई भूस्वामी धारा 23(6) खंड 3 या 4 इसके तहत क्या करता है, वह इनके तहत जो उपबंध हैं उनके उल्लंघन में संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को पुनः भाड़े पर देगा या अंतरित करेगा, तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो धारा 23 ज को देखेंगे, इसमें जो है अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे के लिए प्राप्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, और इसका अगर उल्लंघन किया जाता है उसके बारे में जो सजा है वह धारा 43 खंड 4 के तहत दी जाती है, और इसके तहत जो है वहां पर 3 महीने तक का कारावास या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की जो सजा है वह दी जा सकती है। नेक्स्ट है, अपराधों के संज्ञान का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, अर्थात किस धारा के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। तो अपराध का संज्ञान जो है लिया जाता है धारा 44 के तहत। धारा 44 के तहत जो संज्ञान है वह कौन लेगा, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो लेगा, उससे नीचे का कोई जो मजिस्ट्रेट है वह अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। और संज्ञान तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि उस अपराध के संदर्भ में परिवाद न किया गया हो, और परिवाद जो है उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया है 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में कई बातें हैं, इसको एक साथ देख लीजिए। तो संज्ञान कौन लेगा, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपराध की तारीख से 3 माह के भीतर परिवाद किया जाना चाहिए, तभी उसका संज्ञान लिया जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो अभी आपने देखा धारा 44 को कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का संज्ञान अपराध की तारीख से कितने दिन के भीतर परिवाद न किए जाने पर जो है न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। तो आपने देखा अभी धारा 44 को, तो इसके अंतर्गत क्या देखे कि जो संज्ञान है वह तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि अपराध किए जाने की 3 महीने के भीतर उसका जो है परिवाद न किया जाए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को कितने रुपए से अधिक धनराशि का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा, अर्थात वह कितने रुपए तक के जो जुर्माना है वह लगा सकता है। तो यह जो है अधिकतम जो जुर्माना है वह 2,000 रुपए तक का लगा सकता है। तो पहला विकल्प इसका सही होगा। इसके बारे में जो प्रावधान है वह जो है कहाँ दिया गया है, तो धारा 44 का जो तीसरा खंड देखेंगे इसी के अंतर्गत लास्ट में यह दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष अगर ठहराया गया है तो वहां पर 2,000 रुपए से अधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, उल्लंघन का दुष्प्रेरण उल्लंघन के तौर पर दंडनीय होगा, अर्थात अगर किसी प्रावधान का उल्लंघन का दुष्प्रेरण किया जा रहा है तो यह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है उसने स्वयं उस अपराध का उस प्रावधान का उल्लंघन किया है। यह प्रावधान जो है धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, कलेक्टर, भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी या कलेक्टर के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा। तो यहाँ पर जो कलेक्टर है या भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है या कलेक्टर के द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी है, उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी है, तो उसको आईपीसी के धारा 21 के तहत इसको जो है लोक सेवक समझा जाएगा। यह जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 48 के अंतर्गत, और लोक सेवक की परिभाषा जो है आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत दी गई है, और उसमें बताया गया कौन से व्यक्ति लोक सेवक समझे जाएंगे। तो धारा 48 जो है यह मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की है, और इसी के अंतर्गत बताया गया है कि जो कलेक्टर है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है या कलेक्टर के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी है, ये सभी क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। और लोक सेवक के बारे में प्रावधान कहाँ बताया गया है, तो आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही से संरक्षण का प्रावधान जो है कहाँ दिया गया है, यह प्रावधान जो है धारा 49 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है,
इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति यह कहाँ बताई गई है? धारा 50 के अंतर्गत। और यह भी पूछा जा सकता है कि नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वह है राज्य सरकार के पास। इसके बाद जो है इसके अंतर्गत एक धारा और है, धारा 51, जिसमें निरसन और व्यावृत्तियों के संदर्भ में प्रावधान किया गया है और यह जो है इस अधिनियम की अंतिम धारा है।